हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम गोना वेलकम यू ऑल टू एनिमल फैन। दोस्तों, आपको मूवी के बारे में बता दें, मूवी बहुत ही खास है। अ क्वाइट प्लेस। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो कि दुनिया में रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। यानी कि जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं वहाँ पे कुछ अजीब तरह के क्रिएचर्स हैं जो कि देख नहीं सकते, लेकिन उनके सुनने की क्षमता बहुत तीव्र है और वो इसी की मदद से इंसानों को मार रहे हैं। और ऐसा करते करते इन क्रिएचर्स ने दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को खत्म कर दिया है। तो आइए बिना देर करते हुए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती ही हमें उन क्रिएचर्स को दिखाया जाता है कि दुनिया पर इस वक्त राज कर रहे हैं और जो मनुष्य इस धरती पर अभी भी जिंदा है वो बिना बोले कैसे अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, ये जानना तो बहुत ही दिलचस्प होगा। अब इसी शहर में रह रहे हम एक परिवार से मिलते हैं जो कि इस वक्त एक शॉप में मौजूद है। वहीं हम उसी शॉप में एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि दौड़ लगा रहा है और उस छोटे बच्चे का नाम बीयू है। तभी वहीं पर उसकी बहन रेगन आ जाती है। वो तुरंत ही बीयू को शांत रहने के लिए कहती है क्योंकि अगर जरा भी आवाज हुई तो क्रिएचर्स वहाँ पर आ जाएंगे। ये लोग इस शॉप में इसलिए आए हैं क्योंकि रेगन का भाई मार्कस बीमार है और उसकी माँ बहुत ही शातिरता से एक दवाई को उठाती है और चुपचाप मार्कस को पिला देती है। दूसरी तरफ हम बीयू को देखते हैं जो कि उसी शॉप में मौजूद ऊपर रखे प्लेन को उठाने की कोशिश कर रहा है। तब तक रेगन उसे ढूंढते हुए वहाँ जाती है। रेगन देखती है कि बीयू एक रैक पर चढ़ा हुआ है और ऊपर से कुछ उठाने की कोशिश कर रहा है। जब तक वो कुछ समझ पाती, वो टॉय नीचे गिरने वाला था और रेगन तेजी से आकर उसे नीचे गिरने से बचा लेती है क्योंकि अगर जरा से भी शोर होता तो इन सभी की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। तब तक इनके फादर यही पर आ जाते हैं जिनका नाम ली है। हम क्या देखते हैं कि वो अपने साथ बहुत सारी डिवाइसेस लेकर आए हैं जो कि आगे चल के उनके लिए जरूरतमंद साबित हो सकती हैं। और अब हम यहाँ पर जान पाते हैं कि इस फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स हैं। बीयू जो कि सबसे छोटा और सबसे शरारती है, लेकिन वो भी इस वक्त इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ चुका है। तभी उसकी माँ सभी को इशारे से बताती है कि अब रात होने वाली और अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे ही वहाँ से सभी लोग निकलने लगते हैं तभी उसके फादर ली बीयू के हाथ में वही टॉय देख लेते हैं। वो बीयू के हाथ से उस प्लेन टॉय को ले लेते हैं और उसकी बैटरीज निकाल कर वहीं पर रख देते हैं और बीयू को इशारे से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम इस टॉय को अपने साथ नहीं ले जा सकते, ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा सुनते ही बीयू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। रेगन बीयू की तरफ देखती है, वो काफी दुखी नजर आ रहा था, इसलिए रेगन चुपके से उस टॉय को उठा लेती है और बीयू के हाथ में दे देती है। लेकिन तभी बीयू सबकी नजरों से बचते हुए उन बैटरीज को भी उठा लेता है। अब पूरा परिवार जंगलों के रास्ते से होते हुए बहुत ही आहिस्ता अपने घर की ओर निकल पड़ता है। ये लोग बहुत ही ज्यादा स्लोली चल रहे थे ताकि क्रिएचर्स इनके चलने की आवाज न सुन पाए। और वहीं हम बीयू को देखते हैं जो कि सबसे पीछे चल रहा है। वो चलते चलते इस टॉय में बैटरी फिट कर देता है और अचानक से इस टॉय को स्टार्ट कर देता है और देखते ही देखते उसमें जोर की आवाज निकलने लगती है। बीयू के आगे रेगन चल रही थी लेकिन उसे किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी और यहाँ पर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि रेगन सुन नहीं सकती है, वो डीफ है। लेकिन तभी शोर की आवाज उसके फादर के कानों तक पहुँच जाती है और जब तक ली ये आवाज सुन पाया तो तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। सभी पीछे टर्न होते हैं। ली बीयू को सुरक्षित बचाने के लिए पीछे की तरफ भाग ही रहा होता है कि तब तक उससे पहले वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है क्योंकि उसने भी ये साउंड सुन लिया था और इससे पहले कि ली उसे बचा पाता वो क्रिएचर उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, ये मंजर बहुत ही खतरनाक था और अब हम देखते हैं कि इस घटना को बीते हुए 472 दिन बीत चुके हैं। एक बार फिर से ली की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि एक फार्म हाउस में रहती है और यहाँ पर ली ने क्रिएचर से बचने के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है। उसने अपने घर में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरेज लगाए हुए हैं ताकि किसी भी क्रिएचर को आते हुए वो आसानी से देख सके। और इस वक्त उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ हम रेगन को देखते हैं जो कि आज भी अपने भाई के मरने के सदमे में जी रही है बिकॉज रेगन को ऐसा लगता है कि उसकी वजह से ही उसका भाई मारा गया। अगर उस दिन रेगन वो टॉय उसके हाथ में नहीं देती तो शायद आज वो उन सभी के साथ सुरक्षित होता। रेगन को ऐसा भी लगता है कि उसके फादर भी इसी वजह से उसे कम प्यार करते हैं जिस वजह से वो बहुत उदास रहती है। ये सारे पैटर्न अपनाता है कि कैसे भी करके इन क्रिएचर्स की कमजोरी का पता लगाया जा सके, लेकिन अभी तक उसके हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा था। वो इन क्रिएचर्स पर काफी रिसर्च भी कर रहा था, इवन वो दूर दूर से लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वो अभी तक इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। रात का समय था। मार्कस और रेगन आपस में गेम खेल रहे थे और गेम खेलने के दौरान अचानक से एक लैंप नीचे गिर जाता है और तुरंत आग लग जाती है। ली हर वक्त हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बिल्कुल चौकन्ना बैठा रहता है। जैसे ये होता है वो दौड़ता है और तुरंत ही उस आग को बुझा देता है। आग तो बुझ चुकी थी लेकिन सभी बहुत डरे हुए थे क्योंकि लैंप गिरने की आवाज हो चुकी थी और सबको डर था कि कहीं ये आवाज सुनकर क्रिएचर न यहाँ आ जाए। सबके दिमाग में ये चल ही रहा था। तभी उन्हें छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। ली पता लगाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि ये क्रिएचर्स नहीं बल्कि रैकून्स हैं और अब सभी की जान में जान आ जाती है। सभी चैन की सांस लेते हैं, लेकिन ये असल बात है कि वो क्रिएचर वहाँ आ गया था और देखते ही देखते उसने उन रैकून्स को भी मार दिया था। लेकिन ली की पूरी फैमिली इस बात से अनजान थी। ली अपनी बेटी रेगन के लिए सुनने की डिवाइस तैयार कर रहा है। वो जैसे उस डिवाइस को रेगन को देने के लिए जाता है, रेगन चुपके से बेसमेंट में जा रही थी। ली उसे तुरंत ही पकड़ लेता है और उसे वहाँ न जाने की हिदायत देता है। ली उसके हाथ में डिवाइस थमाता है और उसे कहता है इसका इस्तेमाल करो। रेगन उस डिवाइस को लेने से साफ इनकार कर देती है। रेगन अपने फादर से कहती है कि ये डिवाइस मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन ली रेगन के हाथ में जबरदस्ती उन डिवाइसेस को रखकर वहाँ से चला जाता है। अब हम ली की वाइफ को देखते हैं जिसकी डिलीवरी में अभी कुछ ही वक्त बचा था
था। अब हम मार्कस और उसकी मदर को देखते हैं। वो मार्कस को पढ़ा रही थी और तभी वहाँ ली आ जाता है। वो मार्कस से अपने साथ जंगल चलने के लिए कहता है क्योंकि वो खाना लेने के लिए जा रहा है। लेकिन मार्कस को जंगलों में जाने से काफी डर लग रहा था क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे क्रिएचर्स रहते हैं। वो अपने फादर से कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। इस पर उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी और अपने फादर के साथ जाना होगा ताकि तुम उनकी मदद कर सको। मार्कस मान जाता है और जब ये दोनों जाने लगते हैं तब तक वहाँ पर रेगन आ जाती है। वो अपने फादर ली से कहती है कि मुझे भी आपके साथ जाना है। इस पर ली रेगन को मना कर देते हैं। वो उसे कहते हैं तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए बिकॉज तुम्हारी माँ घर पर अकेली है और तुम्हें उनके साथ उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मार्गन इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे तो हर बार ऐसा लगता था कि शायद उसके पिता उससे प्यार ही नहीं करते और इसीलिए उसकी हर बात से इनकार करते हैं। मार्गन बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वो अंदर आकर उन डिवाइसेस को अपने कानों में लगाती है, चुटकी बजाकर सुनने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार भी उसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, जिससे वो दुखी होकर रोने लगती है। वो तुरंत ही अपना बैग पकड़ती है और वहाँ से दूसरी तरफ निकल जाती है। इधर हम मार्कस और ली को देखते हैं। मार्कस अभी भी बहुत डरा हुआ है। उसके फादर मछलियाँ पकड़ रहे हैं जिसमें वो उनकी हेल्प कर रहा है। ली से बताते हैं कि यहाँ नदी का बहाव तेज है, तुम आराम से मुझसे बात कर सकते हो। इस पर मार्कस थोड़ा काम डाउन हो जाता है। वो अपने पिता से कहता है मुझे एक बात पूछनी है, क्या आप रेगन से प्यार नहीं करते? इस पर उसके पिता मार्कस को समझाते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो रेगन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इस पर मार्कस कहता है कि रेगन को बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि आप उसे पसंद नहीं करते। वो समझती है कि ब्यू की जान मेरी वजह से गई और यही वजह है कि आप उसे इग्नोर करते हैं। लेकिन ली इस बात से पूरी तरह से डिनाई करता है। सीन शिफ्ट होता है घर की ओर, जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि इस वक्त ली की वाइफ बिल्कुल अकेली है। वो घर के छोटे मोटे कामों में लगी हुई है। हम देखते हैं कि वो कुछ कपड़ों को बोरियों में भरकर ऊपर की ओर ले जा रही है, लेकिन तभी वहीं पर लगी कील से कपड़ा फंस जाता है और उसे निकालते वक्त वो कील ऊपर की ओर उठ जाती है। लेकिन वो इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, वो तो अपने काम में बिजी थी। अब हम रेगन को देखते हैं जो कि उसी जगह पर आई जहाँ से उसके भाई बियू को स्क्रेचर ने उठाया था। वो काफी इमोशनल लग रही थी। वो उसे टॉय को निकालती है जिस टॉय की वजह से ये हादसा हुआ था। वो उसका साउंड का वायर कट कर देती है और उसे ऑन कर देती है। वो अपने भाई को याद करके बहुत रो रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है ली के पास, जो कि अपने बेटे मार्कस के साथ घर वापस आ रहा है और रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसकी वाइफ वहीं पर मरी पड़ी थी। और ये देखते ही ली को अंदाजा हो जाता है कि इसे क्रिएचर ने मारा है। वो समझ जाता है कि क्रिएचर यहीं पर कहीं आसपास है। वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी रोना चाहता है, लेकिन वो किसी भी हाल में अपने आप को चुप रखने की कोशिश कर रहा है। इवन ली भी उस बूढ़े आदमी को समझाने की कोशिश करता है कि वो शांत रहे, लेकिन थोड़ी ही देर में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो बूढ़ा आदमी वहीं पर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। उसके चिल्लाने की वजह से ली तुरंत ही मार्कस को गोदी में उठाता है और वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन तब तक वो क्रिएचर वहाँ आ चुका था और वो तुरंत ही उस बूढ़े आदमी को मार देता है। दूसरी तरफ हम ली की वाइफ एवलिन को देखते हैं जो कि इस वक्त घर में मौजूद है। उसे कुछ असहज महसूस होता है, इसलिए वो छत से नीचे उतरने लगती है कि तभी वही कील उसके पैरों में घुस जाती है और उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो चिल्ला भी नहीं सकती थी। किसी भी तरह से अपने आप को कंट्रोल करती है। कील को अपने पैर से निकालकर जैसे ही बाहर की तरफ आती है, वो क्या देखती है कि उसके घर में क्रिएचर घुस चुका है। खतरा देखकर एवलिन तुरंत ही रेड बल्ब्स को ऑन कर देती है ताकि बाहर से ही ली को अंदाजा लग जाए कि एवलिन की जान खतरे में है। आपको बता दूं, ली ने ये पहले से ही सारे सेटअप करके रखे हुए थे कि कभी भी अगर घर में कोई अकेला पड़ जाए तो इन रेड बल्ब्स को जला सकता है, जिसका ये संकेत है कि अंदर मौजूद व्यक्ति खतरे में है। एवलिन इस वक्त बेसमेंट में मौजूद थी और वो क्रिएचर भी बेसमेंट के अंदर था। एवलिन को ये अंदाजा था कि वो क्रिएचर किसी भी वक्त उसे ढूंढकर उस पर हमला कर सकता है, तो इसीलिए वो अपना दिमाग इस्तेमाल करती है और वहीं रखे अलार्म क्लॉक में टाइमर सेट कर देती है। एनेलिन टाइमर सेट करने के बाद दूसरी जगह पर जाकर छुप जाती है और तब तक वहाँ पर ली और मार्कस पहुँच चुके थे। बाहर रेड बल्ब्स को जलते हुए देखकर ली ये समझ जाता है कि एनेलिन खतरे में है। तब तक बेसमेंट में अलार्म क्लॉक बज जाता है और वो क्रिएचर जोरदार उस अलार्म क्लॉक पर हमला कर देता है। एवेलिन मौके का फायदा उठाती है और वो बाहर की ओर भागती है, लेकिन जैसे वो निकलती है वो देखती है बाहर भी क्रिएचर आ चुका है, इसलिए वो चुपचाप अपने वॉशरूम में आकर बाथटब में बैठ जाती है। और इधर मार्कस और ली दोनों क्रिएचर से बचने के लिए छुपे हुए थे। ली मार्कस को समझाता है कि बाहर लगे क्रैकर्स को वो जला दे। आपको बता दूं, ली ने सुरक्षा के लिए बाहर पटाखों की एक लड़ी बिछाई थी ताकि जरूरत आने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके, लेकिन मार्कस बहुत डरा हुआ था, वो वहाँ जाने से मना करता है। इस पर उसके फादर उसे समझाते हैं कि तुम्हारी मदर को हमारी जरूरत है और इस वक्त तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। मार्कस ऐसा ही करता है, वो बाहर आकर क्रैकर्स में आग लगा देता है जिससे वो पटाखे धमाकों के साथ जलने लगते हैं और क्रिएचर्स उस आवाज की तरफ भागते हैं। इधर एवेलिन काफी पेन में थी, इसलिए मौका पाकर वो भी काफी तेज चिल्लाती है और पटाखों की आवाज में कोई भी क्रिएचर उसकी आवाज नहीं सुन पाता। रेगन पटाखों की आवाज सुनकर और ये रोशनी देखकर समझ जाता है कि घर में कुछ न कुछ तो खतरा है। वो भागकर अपने घर की तरफ आती है। इधर ली बचते बचाते एवेलिन के पास पहुंचता है और वो क्या देखता है कि एवेलिन की डिलीवरी हो चुकी है। बेबी और एवेलिन दोनों ही सुरक्षित हैं। वो ये देखकर बहुत खुश होता है। ली तुरंत ही एवेलिन और बच्चे को लेकर एक कमरे में आ जाता है। वो उस बच्चे के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है ताकि उस बच्चे के रोने की आवाज बाहर ना आ सके। वही हम मार्कस को देखते हैं जो कि घर की तरफ आ रहा था। तभी सामने उसे एक क्रिएचर दिखाई देता है जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो वहाँ से बचकर भागने लगता है। मार्कस दौड़ते हुए झाड़ियों में घुस जाता है और डर के मारे वही बेहोश होकर गिर जाता है। रेगन भी उसी रास्ते से आ रही थी। वो क्या देखती है कि झाड़ियों में फ्लैश लाइट जल रही है। आखिर वहाँ कौन है, वो उसे देखने के लिए अंदर घुसने लगती है, लेकिन तब
तक उसके पीछे क्रिएचर आ चुका था। लेकिन रेगन को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था। वो क्रिएचर रेगन को मारने ही वाला था। तभी रेगन के कानों में लगी डिवाइस अचानक से बहुत ज्यादा शोर करने लगती है और उस डिवाइस से निकलने वाली आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि ये क्रिएचर्स उस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और इतना खतरनाक शोर सुनकर वो क्रिएचर तुरंत ही हमला किए बिना ही वहाँ से भाग जाता है। रेगन इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि आखिर डिवाइस से आवाज कैसे निकली, लेकिन अभी उसके लिए ये जानना जरूरी था कि आखिर उन झाड़ियों में कौन है। वो जैसे ही वहाँ अंदर पहुँचती है वो क्या देखती है कि वहाँ तो मार्कस है। वो मार्कस को थपथपाती है, तब तक उसकी आँख खुल जाती है। दोनों एक दूसरे को ठीक देखकर जोर का हक करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है घर की ओर, जहाँ पर एवलिन ली से कहती है कि मार्कस और रेगन कहाँ हैं, वो सुरक्षित भी हैं या नहीं। इस पर ली एवलिन को सांत्वना देता है। वो उससे कहता है कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, वो दोनों बिल्कुल सुरक्षित होंगे। वो कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ और उन दोनों को ढूंढकर तुम्हारे सामने ले आऊंगा, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। ली उन दोनों को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। तभी हम क्या देखते हैं कि इनके घर में लगा हुआ पानी का पाइप टूट चुका है और जिसकी वजह से वो पानी लगातार उनके घर के अंदर भरता जा रहा है। लेकिन ली इस बात से पूरी तरह से अनजान है, क्योंकि उसका दिमाग तो इस वक्त अपने बच्चों में लगा हुआ है। उधर मार्कस और रेगन एक टावर पर पहुंच चुके हैं। वहां पहुंचकर वो दोनों आग को जलाते हैं ताकि उनके पिता इस आग को देखकर उन्हें बचाने आ सकें, जहां से सुरक्षित घर ले जाएं। रेगन काफी परेशान लग रही थी। इस पर मार्कस उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, फादर जरूर आएंगे और हम दोनों को बचाकर ले जाएंगे। इस पर रेगन कहती है कि वो मुझे बचाने नहीं आएंगे। तभी एवलिन क्या देखती है कि उसके घर में चारों तरफ पानी भर रहा है। वो पानी लगातार उस बॉक्स की तरफ बढ़ रहा है जिसमें उनका बेबी मौजूद है। वो तुरंत उस बॉक्स से अपने बच्चे को उठा लेती है और सामने उसे क्रिएचर नजर आता है। क्रिएचर उसके बिल्कुल करीब था। वो काफी ज्यादा घबरा रही थी। दूसरी तरफ रेगन मार्कस से कहती है कि हम दोनों को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। वो जैसे ही वहाँ से जाने के लिए टर्न होती है और मार्कस उसे रोकने की कोशिश करता है, तब तक वो वहीं टावर पर गिर जाता है और जोर की आवाज होती है। अब जो क्रिएचर एवलिन के पास मौजूद था वो तुरंत ही इस आवाज को सुनकर टावर की तरफ भागता है। ली को भी ये तेज आवाज सुनाई देती है। उसे पता चल जाता है कि वो ना हो मार्कस और रेगन उसी टावर पर मौजूद हैं। जब मार्कस जोर का गिरा था तो वो सीधा आकर उस टावर के अंदर मौजूद अनाज के अंदर गिर जाता है। उस टावर में अनाज इतना ज्यादा मौजूद था कि मार्कस उसके बीच में धंसता चला जा रहा था। रेगन अभी भी ऊपर खड़ी थी। रेगन को कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो उसे बचाने के लिए उसे बॉक्स के अंदर कूद जाती है, उसे सहारा देकर ऊपर की ओर खींचती है। अब मार्कस तो ऊपर आ चुका था, लेकिन खींचने के दौरान रेगन उसी अनाज के अंदर गिर जाती है। लेकिन कैसे भी करके मार्कस उसे हाथ देकर ऊपर की ओर खींचकर उसे बचा लेता है। ये दोनों अब सुरक्षित तो थे, लेकिन तब तक खटपट की आवाज सुनकर वहीं पर क्रिएचर आ जाता है। मार्कस और रेगन बिल्कुल शांत हो चुके थे। वो दोनों तुरंत ही लेट जाते हैं और उस बॉक्स को अपने ऊपर रख लेते हैं ताकि क्रिएचर उन्हें हार्म न कर सके। दोनों बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। वो ये सोच रहे थे कि आज वो सुरक्षित बच भी पाएंगे या नहीं। तब तक रेगन के कान में लगी हुई डिवाइस से वही तेज आवाज निकलने लगती है। एक बार फिर से वो क्रिएचर उस आवाज को नहीं बर्दाश्त कर पाता। वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। दोनों मौका पाकर तुरंत ही टावर से बाहर निकलते हैं। इधर से ली भी टावर के पास पहुँच चुका था। वो दोनों को सुरक्षित देकर गले से लगा लेता है। इधर इनकी माँ अपने बच्चे को लेकर उस बेसमेंट में पहुँचती है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए थे। वो वहाँ से बाहर का पूरा नजारा अच्छे से देख पा रही थी। वो तीनों को सुरक्षित देखकर काफी खुशी महसूस करती है। लेकिन इससे पहले कि ये तीनों यहाँ से निकल पाते, वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है। जैसे ही ली को उसके आने की आहट सुनाई देती है, वो मार्कस और रेगन से गाड़ी में छुपने के लिए कहता है और खुद एक वेपन उठाता है। क्रिएचर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो क्रिएचर एक ही झटके में ली को उठाता है और वहाँ से दूर फेंक देता है। अपने पिता को ऐसी हालत में देखकर मार्कस जोर का चिल्लाने लगता है। रेगन तुरंत ही मार्कस को चुप करवाती है और गाड़ी के सभी शीशे बंद कर देती है, लेकिन वो क्रिएचर उन शीशों को तोड़ रहा था। तभी ली उन क्रिएचर को अपनी ओर आकर्षित करता है। रेगन अपने पिता को ऐसा करता हुआ देख रही थी, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा करके उनके पिता अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। वहीं ली रेगन को देखते हुए उससे साइन लैंग्वेज में कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अपने पिता के मुँह से ऐसा सुनकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब ली जोर का शाउट करता है, जिससे क्रिएचर का पूरा ध्यान ली की तरफ आ जाता है। इधर रेगन गाड़ी स्टार्ट करती है और सीधा आकर घर पर रुकती है। एवलिन ये सब कुछ होते हुए बेसमेंट से देख रही थी। वो तुरंत ही गन लेकर बाहर निकलती है और अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। एवलिन अपने सभी बच्चों को लेकर बेसमेंट में आ जाती है। रेगन तो यहाँ पहली बार आई थी। वो इतना सारा सेटअप देखकर हैरान रह जाती है कि उसके पिता उन सभी को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से वहीं पर वही क्रिएचर आ जाता है। अब रेगन को ये याद आता है कि उसकी डिवाइस में कुछ न कुछ तो है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर भाग जाता है। वो उस डिवाइस की फ्रीक्वेंसी को हाई कर देती है और उसे स्टार्ट कर देती है। उस डिवाइस से निकलने वाली आवाज को जैसे ही क्रिएचर सुनता है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक रेगन उस डिवाइस को माइक्रोफोन के सामने ले जाती है और उसकी आवाज डबल हो जाती है, जिससे वो क्रिएचर वहीं तड़पकर मर जाता है। और अच्छी बात तो ये थी कि रेगन भी इस आवाज को बखूबी सुन पा रही थी। सभी को ऐसा लग रहा था कि फाइनली वो क्रिएचर पूरी तरह से मर चुका है। लेकिन जैसे वो सभी टर्न होते हैं, वो क्रिएचर एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। सही समय पर एवलिन ये देख लेती है और अपनी गन से उसे शूट कर देती है, क्योंकि पहले से ही उस नॉइस की वजह से उस क्रिएचर की एनर्जी खत्म हो चुकी थी। और ऐसा होने के साथ ही इनकी पिता की मेहनत सफल होती है, बिकॉज वो काफी सालों से इसी रिसर्च में थे कि आखिर इन क्रिएचर्स की कमजोरी क्या है। और अब यहाँ पर इन क्रिएचर्स की कमजोरी का पता चल चुका था। अब ये पूरी फैमिली आने वाले क्रिएचर से जंग लड़ने के लिए तैयार थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें
हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।